following episode contains unfiltered opinions. Viewer discretion is advised, especially for fragile egos, stale ideas, and anyone still using Comic Sans. No brands were harmed in the making of this show, but a few may have been lightly roasted. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फहद बॉम्बेवाला एंड वेलकम टू ब्लेंडर। हमारे शो की ऑडियंस 4.5 लोगों से माशाल्लाह अब 600 लोगों पर आ गई है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जितने कमाल के और पाए के लोग आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया है। सो जनरली जाहिर सी बात है, लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ा है। सो थैंक यू फॉर स्टिकिंग विद अस। आज हक के हमारे गेस्ट बड़े दो ज़बरदस्त लोग हैं। एक हमारे पास साहब हैं जिन्होंने बहुत लंबे अरसे के लिए ब्रांड्स के जहाज उड़ाए और अब वो एक्चुअल में जहाज उड़ा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान फारूकी एंड अतिया जैदी। अतिया जैदी का मैं आपको ज़रा बता दूं बिकॉज ये दिखती हुई रीमा जैसी हैं, लेकिन ये कि भारत, इनको थोड़ा सा बताना पड़ता है भाई क्योंकि हम रीमा मीरा तो है नहीं। ठीक है, अतिया जैदी पिछले 25 साल से एडवर्टाइजिंग की दुनिया पे राज कर रही हैं। शी इज़ प्रॉबेबली द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिएटिव कि क्रिएटिव ट्रैजेक्टरी से आप मैनेजरियल रोल पर आते हैं, तो अतिया इज वन ऑफ दोस। सो थैंक यू सो मच अतिया एंड थैंक यू सो मच अदनान। बहुत शुक्रिया। बहुत एक ड्रामाई मोड़ पे आके कल रात को हमारी बात हुई। सो हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, बात नहीं हुई, बकायदा ट्रैप किया हमने हमने अदनान को। अदनान आज जो है वो फ्लाई करने वाले थे, हमने इनको यहाँ पे रोक लिया। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि अतिया का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग से है। इसके अलावा हम उनसे कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लेंडर का आखिरी शो नहीं हो सकता। आई लाइक आप मेरी दहशत में इजाफा कर रहे हैं, सो लोग ऑर्डर है मुझसे। अतिया, आपको कैसा लगता है, पूरी इंडस्ट्री के आधे लोग आपसे जलते हैं इस बात पे कि आप माशाल्लाह अब एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सीईओ बन गई हैं। ये बहुत कम लोगों के साथ हुआ है, आप उनमें से एक हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई डोंट थिंक ऐसा होगा कि लोग जेलस होते होंगे, मुझे ये फीलिंग नहीं आती। सही, बट भाई मुझे तो आती है। ठीक है, सही है फहद, यू मेक सेंस टू यू। सही है। अगर हम एडवर्टाइजिंग की हिस्ट्री में उठा के देखें ना, तो जे वॉल्टर थॉमसन जो थे वो प्लानर थे, यानी वो खुद भी क्रिएट करते थे। नहीं, आप ग्लोबल एजेंसियों को उठा के देखेंगे ना, वो हमेशा क्रिएटिव्स ही स्टार्ट करते थे और फिर वो बिजनेस भी चलाते थे। पाकिस्तान में एशियाटिक डेविड ओगिलवी जो थे वो सबसे बड़े क्रिएटिव थे, राइट? उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं। फिर इवेंचुअली टाइम के साथ आई थिंक क्रिएटिव्स पीछे हटते गए और वो बिल्कुल ही बिजनेस से दूर हो गए। और यू नो, ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको ऐसा समझना शुरू हो जाए तो इतने कोई मुश्किल नहीं। एंड आई थिंक सब क्रिएटिव्स को ये समझना चाहिए कि बिजनेस कैसे चलता है। आखिर में हम आर्ट नहीं बना रहे हैं, हम ब्रांड्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हम बिजनेस चला रहे हैं। अतिया, you have 3 kids? 2. I have 2 kids. बड़ा मियाँ को काउंट नहीं कर रही? नहीं, मेरे मियाँ माशाल्लाह अडल्ट इंसान है। मैं हूँ, मुझे बच्चे की तरह हैंडल करते होंगे, मुझे नहीं करना पड़ता। सही। बट आपको लगता है कि बेटों को पालना ज्यादा मुश्किल काम होता है या बेटियों? आई थिंक दोनों के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। और आजकल जो दुनिया है जिसमें देखिए, आप पहले हम समझते थे कि अपने बच्चों को हम इस तरह ट्रीट करेंगे तो वो बुराइयों से दूर रहेंगे, बुरे लोगों से दूर रहेंगे। अब आप उनका एक्सेस नहीं रोक सकते चीज़ों से, राइट? तो बेटी को पालना या बेटे को पालना, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं और कहीं वो चैलेंजेस एक जैसे भी हैं, राइट? पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो बच्चे अब बड़े हो गए हैं। यू नो, मैं बेटा माशाल्लाह 23 साल का है, बेटी मेरी ऑलमोस्ट मुझे रोज बताती रहती हैं कि मैं 18 साल की होने वाली हूँ ताकि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। तो Feels like yesterday, अतिया। So अतिया के बारे में आपको बताऊं, अतिया एडकॉम पे अतिया होती थी एंड अतिया यू वर प्रेग्नेंट। Yes, I was having my daughter. अतिया ने फ्लाइट के अंदर झूठ बोल बोल के फ्लाई भी किया है बगैर बताए कि मैं मोटी हो गई, मैंने वेट। हाँ, मैं मोटी हूँ, मैं शूट पे जाना था। मैं हाँ, लेकिन एडकॉम की पुरानी बिल्डिंग जिसमें भूत भी थे बहुत सारे, उसके अंदर शाम को 6 बजे लिफ्ट जब बंद हो जाती थी, उसके बाद आप मीटिंग से वापस आए, सो अतिया को मैंने 4-4, 5-5 फ्लोर चढ़कर ऊपर आते भी देखा है बिकॉज काम रह गया था। जबरदस्त। अदनान जनाब, आप जरा बताएं, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप एडवर्टाइजिंग से दूर इस वक्त क्यों हैं? अगर मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊं तो मैंने जब करियर अपना शुरू किया था तो आई स्टार्टेड विद फ्लाइंग
So I became a pilot back in 1991. करके मुझे बताएं कि मैं हमेशा से एक एयर होस्टेस बनना चाहता था, और ताकि किसी अमीर इंसान से पायलट से शादी कर ले तो इंसान की जिंदगी सॉर्ट हो जाए। आपको अब तक कितने प्रपोजल्स आ चुके हैं? नहीं, मैं खट 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 कैप्टन नहीं, मैं पहली तो बात मैं नहीं करूंगा। let me just clarify कि मैं एयरलाइन में I was for a very short span of time I was flying for Shaheen Air as a trainee first officer। जब मेरा इंडक्शन वहां पर हुआ तो वो कोई साल 12 महीने ऐसी कुछ 1.5 साल में अरसा था जो कि मैं वहां पे था। तो उसमें इस लेवल पे मामला पहुंचा नहीं कि कोई खटखटा के किसी किस्म का प्रपोजल। शुक्र करें। पर एक बात मैं दूसरा मसला ये था कि अगर वहां कोई खटखटाता तो घर पे कोई खटखटा देता। हाँ, कुछ और ही हो जाता। सही बात। पर अदनान इज द एब्सोल्यूट, जब ये जहाज उड़ा रहे हो ना तब ठीक है, पर आप इनके साथ सफर मत करिएगा एंड डोंट सिट नेक्स्ट टू हिम, बिकॉज ये आपको सारे प्लेन क्रैश की स्टोरियां बताएंगे। एक टाइम था कि हम लोग बहुत ज्यादा दुबई ट्रैवल करके जाते थे क्लाइंट के लिए, हम जीसीसी में एक ब्रांड हैंडल करते थे, तो अक्सर हम सुबह जाते थे दुबई और हम रात में वापस आ जाते। और अगर आप अदनान के साथ बैठ जाएं तो वो आपको ये बताएंगे कि ये बिल्कुल बकवास थी कि कैप्टन सली ने प्लेन जो है वो रिवर में रहा है। मैं बहुत फट्टू इंसान हूँ, मुझे वैसे ही जहाज में उड़ने से बहुत डर लगता है, तो फिर आप अदनान के साथ ना बैठे क्योंकि आपको सारी कहानियां सुनाएंगे। बिल्कुल ये नहीं कहा कैप्टन सली you said के I remember the story, I think किसी उसमें था कि ये पॉसिबल नहीं था, वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे जहाज के, जब पानी में गिरा था। तो आई एम पैराफ्रेजिंग इन अ बैड वे, स्किल हियर। अगर आप स्विमर भी हैं या आप डाइविंग बोर्ड से जब जंप करते हैं और पानी पे टकराते हैं तो जो गलत अगर कोई एंगल पे घुसा है तो वो पत्थर की तरह से लगता है उसको पानी। ऑफ कोर्स। तो जहाज जब एक सर्टेन स्पीड से आके पानी पे लैंड करता है तो वो उसका कमाल था कि उसने ऐसे लैंड किया कि वो बीच में से दो नहीं हो गया। सही। हाँ, बट जो बराबर में बैठा और वो ये कहानियां सुन रहा हो जब जहाज उड़ रहा हो पानी के ऊपर ही, लेकिन उसकी नॉट अ गुड आइडिया। जब टर्बुलेंस होती थी तो ये जरूर कोई ना कोई सवाल पूछती थी। मैं अभी भी मैं बहुत फ्लाई करती हूँ और मुझे बहुत डर लगता है जहाज में बैठने से। लाइक आई हैव टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ, मैं कॉमेडी सुनती हूँ, मैं फिल्में देखती हूँ, मैं किताबें पढ़ती हूँ, और जैसी टर्बुलेंस होती है मैं बराबर वालों से बातें करना शुरू करती हूँ। अच्छा, और आप कैसे हैं? अच्छा, मुझे बड़ा मजा आता है टर्बुलेंस में। मैं तो 2-3 दफा खाना वाना उलट के बिल्कुल गिरा भी है। राइट। एंड it's funny, it's dark that everybody is scared to death. कल में पढ़ने शुरू कर देते हैं, but then I don't know, I somehow like that feeling of being in turbulence. in That's the good. turbulence. इसका मतलब है आप challenges enjoy करते मुझे हैं। ये बताएं कि आप एयर होस्टेस किस वक्त बनना चाहते हैं? तो आपके आश्कार हुआ था कि अच्छा सवाल मतलब ये मैं समझना चाह रहा हूँ। बस था मेरी एस्पिरेशन। उड़ान आपको याद है ड्रामा आता था पीटीवी के ऊपर, उसमें 5-6 एयर होस्टेसेस थी, उनकी स्टोरी थी, तो आप लोग शायद याद होगा, आप लोग काफी यंग है तो वो सारी ट्रैवल करती थी, तो उन सबकी अपनी अपनी, एक गरीब थी, एक अमीर थी, एक पढ़ी लिखी थी, एक थोड़ी सी वैसी। सो वो पांचों जो है ना पीछे जाके खाना वाना सर्व करते वक्त उनकी कॉन्वर्जेशन होती थी पूरी कि यार आज ये हुआ मेरे साथ, आज वो हुआ, मैं ये करना चाहती हूँ। सो आई थिंक वो एक ही चैनल था, तो सारी बात है उसमें अगर एयर होस्टेस दिखाई तो हम भी लगा के हम बन सकते थे, एयर होस्टेस बन सकते हैं। आई वाज वेरी ओपन माइंडेड। आपकी सोच से कहीं ज्यादा ओपन। फिर उसके बाद मैं एक दिन टहलता हुआ मैं लिंटस पहुंच गया एंड आई एंडेड अप अपेयरिंग फॉर माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो मेरी जो जर्नी है वो एज अ ट्रेनी अकाउंट एग्जीक्यूटिव शुरू हुई विद लिंटस, एंड within a couple of years I was moved on to the Unilever portfolio, और फिर उसके बाद वो सफर जो था वो बढ़ता चला गया। आई बिकेम अ डायरेक्टर ऑन द पोर्टफोलियो। अदनान, बड़ी जबरदस्त बात है ये। आप देखें इंटरफ्लो के अंदर भी ये चीज कॉमन थी, इवन अकाउंट डायरेक्टर लेवल का इंसान भी, उसको इतनी ज्यादा उसको आपने फ्रीडम दिया हुआ होता था कि वो जाके अपने एंड पे क्लाइंट को चीजें बेच कर भी आता था। राइट। वो चीजें प्रोजेक्ट भी मैनेज करता था, डिलीवरी भी करता था, सारी चीजें करता था, और फिर उसके बाद क्लाइंट जो है वो दे यूज्ड टू ईट ऑफ देयर हैंड्स। सो ये अब खत्म क्यों हो गया अदनान? अब शायद कुछ प्रॉब्ली फेयर फैक्टर्स हैं बहुत ज्यादा। जैसे अगर मैं इंटरफ्लो की बात करूं तो ताहिर साहब तो खुद भी he started with Paragon, and if I remember correctly, and he was into, he used to write as well, he was creative also, लेकिन वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं। तो उनको इस चीज की अहमियत पता थी कि अगर आप किसी के साथ कुछ किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फिर आप उसको ऑटोनॉमी भी दें. फॉर इंस्टेंस अगर मैं फेयर एंड लवली के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं कि दैट वाज अ ब्रांड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1975. और उसके बाद वो जब पाकिस्तान में आया तो इंडिया में वो इस वजह से आया क्योंकि वहां पर एक प्रॉब्लम था, स्किन को लेकर एक मसला क्रिएट किया जाता था. पाकिस्तान में वो इस तरह नहीं था. एसईसी में होगा हमारे यहाँ तो बड़ा गोरे रंग. हाँ नहीं लेकिन अब देखिए ना हमने एक रिसर्च कंडक्ट की जब ये फेयर एंड लवली की कैंपेन एक हम वी वर डूइंग इट इन 2001-2002 जो कि एयर होस्टेस कैंपेन थी. बेसिकली अ गर्ल ट्राइंग टू बिकम एन एयर होस्टेस एंड शी इज नॉट गेटिंग एनी ऑप्शंस. तो लाइफ चेंजेस when she uses Fair and Lovely. पहला सनस्क्रीन धूप से बचाए, दूसरा चिपचिपाहट घटाए, तीसरा चेहरे से दाग हटाए और चौथा भीतर से निखारे आपको. लेकिन उसका जो सेंट्रल आइडिया था वो इंडियन एड से ही था सारा का सारा. और उसमें एक लाइन थी कि वालिद साहब जो उनके हैं वो उन खातून को जब वो बच्ची आती है घर सारा दिन थक हार के उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वो उसको डिजेक्शन देख के उसको कहता है कि काश हमें एक बेटा होता. तो जब वो हमने प्री टेस्ट किया एड पाकिस्तान में तो उसके बारे में बहुत नेगेटिव आया कि हम क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, मजीद रिअफर्म कर रहे हैं उसको. रिअफर्म कर रहे हैं. क्योंकि इंडिया में जब ये एड चला था तो महाराष्ट्र विमेन एसोसिएशन ने इसके ऊपर एक केस कर दिया था. इंडिया में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ना और लड़कियों का जो का सारा. सो उन्होंने उस पर केस कर दिया एंड वी weren't informed about it. It was just sent to us कि जी ये एड है इसको आप छाप दें. ठीक. तो बट यूनिलीवर ने उसके ऊपर काफी हम सब ने लिंटस ने बड़ा इतराज किया और हमने बैठ के उसको वी केम टू द कंक्लूजन दैट वी विल नॉट डू इट लाइक दिस. दैट्स अमेजिंग. तो हमने उसको चेंज किया. मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद है कि हमने क्या उसको उसमें करेक्शन की थी. उस ज़माने मुशर्रफ ही वाज द मार्केटिंग डायरेक्टर एंड शी वाज डबल हैटिंग एज द चेयरपर्सन एंड चेयरमैन. सॉरी she didn't like being called a chairperson. So I think she's earned the right to be called a chairman. Absolutely. Yeah, we should उस call ज़माने her में a दो chairman. मुशर्रफ थे, एक जनरल मुशर्रफ थे और मुशर्रफ वही थी. तो उन्होंने भी इससे एग्री किया और फिर हमने जब एड बनाया तो हमने उसमें से वो लाइन निकाली और हमने जो उसको स्पिन दिया था वो थोड़ा सा फर्क था. वो प्रेशर था कि आपको ये अडेप्ट करनी है चीजें, लेकिन हम आंख बंद करके अडेप्ट नहीं करते. भाई लाइनें चेंज कराने का अगर जिक्र हो तो लाइनें तो उन्होंने और भी बड़े लोगों से चेंज कराई. That's true. That's true. शान का एक रूल था कि कोई they won't shoot people, show people for a in their long eyes. time. आप ही ने तोड़ा था वो रूल. वो हम दोनों उसका हिस्सा थे. और लोग रो गए थे. मैं उन्हें रुलाऊंगा. एक्चुअली ब्रीफ भी यही थी कि रुलाओ. यार बड़ा जबरदस्त. आप क्या उसके बारे में बात करना चाहेंगे या आपको भी? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसके बारे में बात करने. वो ब्रीफ ही इस किस्म की थी कि आप उठ के थोड़ी देर के लिए साइड और फिर Not at all. अतिया वाला कैमरा बंद कर देते. वो एक्चुअली मेरे ख्याल में वो गूगल इंडिया का एक ऐड था जी, जिसको बेसिस बनाया गया था कि वो गूगल इंडिया का ऐड था. ये मैं, ये यूसुफ, लंगोटिया यार सी मेरा. लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था. उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने. रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ के दुकान से झझरिया चुरा के खानी. उसमें जो उसके पूरे जो कहानी थी उसमें एंड में जो जिन लोगों ने भी देखा वो 3.5-4 मिनट का ऐड था या ज्यादा था. ये फजल दीन वाला जो था जो हाँ, फजल वो स्वीट्स, फजल फजल स्वीट्स स्वीट्स, वाला. फजल बिल्कुल स्वीट्स बिल्कुल बिल्कुल. जगरिया. पाकिस्तान और इंडिया बचपन के दोस्त. ना आप नहीं बोल सकते. इसका एक इंटरेस्टिंग बात है ये कि मैंने जब ओगल भी ज्वाइन किया था नवंबर 2013 में, तो there was some away day, something happening in Lahore. So all of us, वहाँ पे ताहिर खान साहब भी थे and Piyush Pandey had flown in from Bombay for that meeting. तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई ये मैंने ऐड बनाया था और मुझे वहाँ जाना है. वो फजल स्वीट्स का उन्होंने लाहौर का उन्होंने गूगल से ही उठाया था ना. ठीक. So we took him over there. Wow. तो जब हम वहाँ गए
तो वो जो फजल स्वीट के ओनर थे उन्होंने कहा कि ये आपने जो झझरिया मिठाई का नाम रखा है कि ये उनको पसंद थी उन साहब को और वो पाकिस्तान से, तो ये कौन सी मिठाई है, मेरी तो मुसीबत हो गई है। तो बनाते लोग नहीं आके मुझसे पूछ रहे हैं झझरिया क्या चीज है। पीयूष पांडे ने कहा कि कुछ भी बनाओ उसको नाम झझेरे रखो और बेचो। तो मैं क्या परेशानी है यार ये तो हम उस जजरिया नहीं ब्रांड शान कहाँ बिक तो वो वैसे ही रहा था बिल्कुल बिक रहा था। लेकिन उसके बाद से जो लाइक शान साइड एक नई टर्म निकली थी उसको। बिल्कुल बिल्कुल उसका सेंट्रल आइडिया जो था, मतलब उसको जो रुलाने वाली बात थी वो यही थी कि हमें कोई ऐसा एड बनाना है कि लोग रोएं। अम्मी की बहुत याद आ रही है भाई। ये भी कोई ईद हुई भाई। How was your experience working with Piyush? Initially they were reluctant, they didn't want to do it. उन्होंने कहा यार मैं क्या तुम लोगों के लिए ऐड बनाऊंगा। उन्होंने ऐसी प्राइस कोट की जो कि मैंने जब बताई तो पैसे ट्रांसफर कि झझरिया हो गई। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये हम देंगे, हमें ऐड यही चाहिए और नहीं यार लिख लिख दुआएं मांगेंगे, चल ईद के चांद पे टांगेंगे, अल्लाह वो खुद ही पढ़ लेगा, जो है दूर पास बुलाएंगे। लेकिन मैं आज भी ये मेंटेन करता हूँ कि उसका जो कॉन्सेप्ट था जो इवेंचुअली शूट हुआ वो पिक वहीं से हुआ था, लैपटॉप के ऊपर वालदा सिखा रही हैं। ईद के दिन रोया नहीं करते मेरा बच्चा, हंस के बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक अम्मी। बट आई स्टिल क्रेडिट दैट नहीं तह लगाने वाली लाइन भी इनकी थी, बहुत सारी चीजें इनकी बहुत बिल्कुल उसमें ज्यादातर चीजें वो थी जो कि तो अब किसी को इस पे आई वांट टू बिल्ड ऑन दिस कि मेरा और अदनान का जोक है। मैं कहती हूँ अदनान सिर्फ आप ये बात कहते हैं और आप ये बात मानते हैं कि वो कॉन्सेप्ट में मेरा कोई हाथ था, वरना पर ये एक बात मैं बोलूँगी कि कॉन्फर्मेशन बायस ये होता है कि यार आप इंडिया वाले हमसे बेहतर काम करते हैं, पाकिस्तानी नहीं करते हैं, एंड आई थिंक दैट इज बुलशिट। लाइक हम जब इंटरनेशनल अवार्ड्स में जाते हैं, जो हमारा काम उनसे जाके कम्पीट हो रहा है और वो जीत रहा है, तो फिर वो हमसे बेहतर काम कैसे करते हैं। पर अगर आप अगर यही कॉन्सेप्ट मैंने सुनाया होता, किसी ने नहीं खरीदा होता, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और वहाँ पे इतना बड़ा लेजेंड मेरे बॉस जो हैं वो अली रेज, वो दुनिया के नॉट इंडिया पाकिस्तान मीना के दुनिया के टॉप 10 क्रिएटिव्स में आता है उनका नाम। जी दुनिया के राइट पाकिस्तानी है, राइट, दुबई से काम करते हैं, वो रीजनल चीफ क्रिएटिव ऑफिसर हैं। तो उनको वो वाली वैल्यू नहीं दे रहा पाकिस्तान जो कि पीयूष पांडे को मिलती है, उनके पास उनसे ज्यादा अवार्ड। सो सैड राइट, और उन्होंने इतने फर्स्ट किए हुए हैं कि पूरे मीना, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, पाकिस्तान में से जूरी प्रेसिडेंट आज तक कोई भी नहीं है सिवाय कुछ आदमी के। ये कितने मुल्क आते हैं उसके अंदर, अंदाज है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। पर पीपल डोंट इवन नो हिज नेम। व्हाई डोंट दे नो हिज नेम? लाइक, और वो अगर वो आते हैं तो आपको उनकी वो कदर भी नहीं है कि क्लास के अंदर वो अगर बैठे हैं तो स्टूडेंट को क्यों नहीं पता कि इतना बड़ा लेजेंड तुम्हारे लिए टाइम निकाल के लेकर आ रहे हैं। कॉन्फर्मेशन बायस यही हम इंडियंस के साथ करते हैं, यही हम गोरों के साथ करते हैं, यही अब हम अरबियों के साथ भी करने लगे हैं। अपने लोगों की हम और अपनी चीज़ों की हम कदर नहीं करते, एज अ नेशन भी हम कदर नहीं करते। पाकिस्तान में सब बुरा है, उस मुल्क से छोड़ के चले जाओ। मैं मुल्क से बाहर भी रही हूँ, जितनी चीज़ें यहाँ अच्छी हैं वो आपको बाहर नहीं मिलती। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक बहुत मजे का किस्सा सुनेंगे ओए होए के बारे में। ठीक है, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक गाइस। आइए हम बड़ी एक जबरदस्त कमाल स्टोरी सुनते हैं अतिया जैदी से और अदनान फारूकी से अबाउट ओए होए। उसकी क्रिएटिव प्रेजेंटेशन से लेकर उसकी पैकेजिंग से लेकर उसकी कम्युनिकेशन तक सारी चीजें हमने बड़ी डिफरेंट की थी। एंड ऑफ कोर्स अतिया वाज लीडिंग द क्रिएटिव टीम देन। अतिया जरा उसकी कोई कहानी सुनाए। आपने पूरी पिच, हमने सुना है पूरा पॉपकॉर्न सोडा मंगवाए थे और पूरे एजेंसी को आपने थिएटर में कन्वर्ट किया था। ये आपने आपने क्या किया था? मुझे बताएं, मेहनत करके क्या फायदा होता है? आप मीडियोकर काम भी कर सकती थी। हमारी जिंदगियां क्यों आपने अजाब उस वक्त में डाली? हाँ, ये वो वाली पिच थी कि जो मैंने करने के बाद मैंने ही बोला था कि बहुत अच्छा हमने कर लिया, हम आइंदा कभी ये नहीं करेंगे। एंड अदनान हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर होते थे तब, राइट, एंड आप और मैं दोनों हम क्रिएटिव टीम में थे। एंड जब वो ब्रीफ भी आई तब हमने सोचा यार बस ना प्रेजेंटेशन नहीं करते, तो ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करके अच्छा ऐसा करते हैं, फिल्म बनाते हैं। तो हमने क्या 3 हफ्ते थे हमारे पास, आई थिंक, या 2 हफ्ते थे,
और हमने कहा फिल्म बनाएंगे, फिल्म दिखाएंगे उनको। अब हमने ये सजेस्ट कर लिया अच्छा ऐसा करते हैं, उसका नाम सोच लेते हैं और फिल्म का ना एक लोगो बनवा के एक टिकट बना के हम उन्हें भेज देते हैं कि इस तारीख को जब ये है तो आप वो TCS कर दें। अब हमने कमिट कर लिया इस क्रेजी आइडिया के साथ कि अब तो हमें करना है, अब हम बैकआउट नहीं कर सकते। बट एक काम अदनान अतिया ने जो है वो बहुत बड़ा जबरदस्त किया पिछले 2-3 सालों में। ये क्लाइंट को जाके पैसे इतने ज्यादा बताती हैं इल्जाम कि वैसी उनकी विचारों की हवा निकल जाती है। अतिया जरा मुझे बताएं कि आप मुझे बताएंगे यूफोन को आपने कितने पैसे कोट किए थे? जितने वो हमसे टीम मांग रहे थे और जो लेवल उनकी एक्सपेक्टेशंस का पूरी बारात चाहिए थी किए ना थे। उनको तो। हाँ बिल्कुल। So, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस, राइट? बिजनेस 101 इज आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप बिजनेस है, नहीं तो आप बंद कर दें। वही पैसे आप बैंक में रख लें और प्रॉफिट कमा लें, इन्वेस्ट कर लें। क्या जरूरत है सारी ख्वारियां करने की? यही है ना बिजनेस इन द एंड, हर बिजनेस में ऐसा ही है। तो अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो फायदा। दूसरी बात ये है कि एक आपकी से एक एक्सपेक्टेशन है कि आप बेस्ट क्रिएटिव काम लेके आएंगे। बेस्ट क्रिएटिव काम के लिए यू नीड द बेस्ट पीपल। द बेस्ट पीपल कॉस्ट मनी। सो इफ यू वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो बिल्कुल डिजर्विंग उनके पैसे होंगे, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप 60-70% प्रॉफिट मार्जिन पे काम करें, दैट इज अनरियलिस्टिक एंड स्टूपिड। बट एक प्रॉफिट मार्जिन फेयर तो होना चाहिए ना जी। हर एक बिजनेस में। गाड़ी तो चले भाई एजेंसी की, मतलब लोगों के पैसे तो तनख्वाहें तो निकले। ये जो आपने प्रोक्योरमेंट वाली बात की कि जो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है मार्केटिंग कंपनी में। ब्रीफ जो है वो तो आपको प्रोडक्ट से आती है, राइट? ठीक है ना? जब आप उस पर काम करते हैं, एस्टिमेट जाता है फिल्म प्रोडक्शन का, वो कोई ऐसा एंगल जिसकी वजह से फिल्म की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उस पे कोई अगर फर्क पड़ने वाला है, उस पे सवालात जब होते थे ना, वहाँ प्रॉब्लम था। वो उसको उसी तरह से डील करता था प्रोक्योरमेंट का, जैसे वो कह रहा है कि मैंने ये पंखा खरीदना है या मैंने ये लाइट खरीदनी है। इट इज नॉट अबाउट दैट, एंड दैट इज वेयर आई फील द ब्रांड टीम फेल। आप दोनों की जिंदगी का सबसे तकलीफदेह क्लाइंट कौन सा रहा है? अदनान आप बता दें। आप बता सकते हैं अब तो उसका ही नहीं है। अतिया तो फिर अभी भी शी विल बी वेरी डिप्लोमेटिक, आई नो। अतिया की जिंदगी में है, वो बता चुकी हमें। आप बताएं। मेरा नहीं ख्याल है कि मैं मुझे ऐसा कहना चाहिए कि कोई तकलीफदेह क्लाइंट था। अगर कोई ऐसा होता था तो मैं खुद उसके लिए तकलीफदेह बन जाता था। ये बात तो है। I will vouch for that. तो ये बात ऐसा होता था। ये बात तो मैंने क्लाइंट सर्विसिंग जो है ना, मैंने उस तरीके से नहीं की है। सही है। जिस तरह से एक तरीका कार होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने नहीं ले नाम नहीं ले भाई। मैंने फ्लो में किसी को गुद्दी से पकड़ के क्लाइंट को बाहर भी निकाला है। नाम बता दें किसको? नाम नहीं बताऊं। अच्छा मुझे बता दें। मेरे सामने तो नहीं हुआ ये। नहीं, पुरानी स्टोरी। अच्छा। बट बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आप हक पर हैं, अगर आप सही बात कर रहे हैं तो उसको हटा देना उस बात को। अगर आप सही बात अतिया, आई डोंट थिंक कि कोई एक ऐसा होगा कि तकलीफ दे इंसान हो, बिकॉज मैं फर्मली बिलीव करती हूँ कि कोई भी 100% ईवल या 100% गुड नहीं है, इंक्लूडिंग मी। यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ हमें फिल्मों में नजर आता है कि एक कोई विलन है और एक हीरो है। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हर एक के पास अपनी रीजंस होती हैं, and their situations also. Yeah, people make sense to themselves. उनके अपने दिमाग में जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो जस्टिफाइड है। पेनफुल एपिसोड जरूर होते हैं, पर इस करियर में शायद रहने की वजह यही होती है कि या इसमें ग्रो करने की वजह यही होती है कि आप कहते हैं कि यार आई चोज दिस। मेरे सर पे किसी ने गन नहीं रखी कि तुम्हें तो जिंदगी में यही काम करना है। तो अब अगर ये मुश्किल आ रही है या मुश्किल एपिसोड्स हैं या मुश्किल क्लाइंट है या मुश्किल प्रोजेक्ट है, तो ये तो मैं अपनी मर्जी से आई हूँ ना। ये तो आई चोज दिस डिफिकल्टी, राइट? मैं जिंदगी में कुछ और कर लेते हैं, नहीं करते ट्रॉफी वाइफ बन के बैठ जाते घर में। there's all options that is possible. Trophy wife और wife with a lot of trophies. जो कि अतिया है। अतिया आपने तो सारे अवार्ड जीते हैं मेरे ख्याल से। आपने अलमारी मैंने सुना बनाई है पूरी अलग से, उसके अंदर हाँ, सिर्फ ऑफिस में है जी। कपड़े भी निकाल दिए उसमें से अब। नहीं कपड़े नहीं निकालती वो ट्रॉफीज की, पर वो ऑफिस के अंदर है। मेरे अपने पर्सनल नहीं है, वो भी वीडियो अच्छा, के हैं। जरा जिप करीब लाएं। अतिया ने एक कॉन्सेप्ट लिखा था एक पिच के लिए, और वो कॉन्सेप्ट बोर्ड रूम में जाके खुद ही पढ़ा और फिर उसका पर्चा फाड़ दिया और क्लाइंट से कहा कि ये तो मैं कभी भी नहीं लिखूंगी तुम्हारे। हाँ, मैंने उनको कहा था आप बेहतर डिजर्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट। इस जबरदस्त स्टोरी को हम सुनेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक गाइस। आइए अतिया से कहानी सुनते हैं कि इन्होंने पिच के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो कि उन्होंने खुद लिखा था वो जाके फाड़ क्यों दिया उसका पर्चा। अतिया, ये आपने क्या किया था? और इवेंचुअली मुझे लग रहा है जो कॉन्सेप्ट बना था उसके काफी करीब था। ये भुट्टो साहब बन गई। हाँ, भुट्टो साहब बन गए शायद। थे। मैंने पर्चा फाड़ दी। माय टीम इज वेटिंग फॉर मी बैक इन द। जी अतिया बताइए। आई थिंक एक तो उन क्लाइंट के साथ मैंने पहले बहुत अच्छा और बहुत बहादुर काम किया हुआ था। अली मुस्तन सर वहाँ गए थे, वो पहले HPL में होते थे, Mr. मार्केटिंग Bean। हेड। मैंने उनके साथ, मुझे बहुत मज़ा आता था उनके साथ काम करने में, क्योंकि वो बहुत करेजियस इंसान थे, यू नो, और क्लियर होते थे कि क्या चाहिए। अतिया, उनके sell साथ me a काम करना dream। मुश्किल था। याद है आपको? क्या चीज़? सेल मी अ ड्रीम। या ही यूज्ड टू बी सेट लॉफ्टी गोल्स, और आपको होता था, इंस्पायरिंग होता था एनी क्रिएटिव के लिए कि आप उनको इम्प्रेस कर सकें या उनको कोई चीज़ बेच सकें। तो वो जब हम HBL में हम साथ काम करते थे तो हम मिस्टर बीन किया था उनके साथ। वो बहुत मुश्किल था मनवाना, यू नो, हमें 8 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बैंक को जाके प्रेजेंट किया था वो कॉन्सेप्ट कि ये रेपुटेशन रिस्क तो नहीं है। हर बार लिफ्ट एक ऊपर वाले फ्लोर पे हाँ, अलग अलग दिनों में वो। president सबसे। पर जब वो बैंक अल्फला गए और वहाँ टास्क उनका ये था कि उन्होंने बैंक को रीपोजिशन करना था। वो इट वाज अ ब्लू लोगो होता था पहले उनका, और केयरिंग बैंक था, और वहाँ से बदलना था। तो वो एक पिच में आप कॉन्फिडेंस ये था कि मैं उन क्लाइंट को जानती थी, हत्ता उनकी टीम नई थी, जो बिल्कुल ज़ाहिर है बैंक के प्रेसिडेंट थे, वो सब थे, वो नए थे हमारे लिए, हम उनसे पहली दफ़ा मिल रहे थे। पर आपको ये पता था कि दिस गाय एक्सपेक्ट्स दिस काइंड ऑफ ब्रेवरी फ्रॉम यू। ये प्रेजेंटेशन शायद कहीं बहुत बोरिंग हो रही है, क्योंकि हम पूरी बैंकिंग की वर्ल्ड दिखा रहे हैं, हम ओवरव्यूज़ कर रहे हैं, हम उनकी पुरानी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो ये जब तक स्लाइड नंबर 60 पे पहुंचेंगे और उससे पहले क्रिएटिव काम स्टार्ट होने वाला होगा, तब तक तो लोग सो चुके होंगे बोर्ड रूम। और जब एक बैंक की पिच होती है तो उसमें HR के हेड भी बैठे होते हैं, उसके अंदर दूसरे और डिपार्टमेंट्स भी बैठे होते हैं, यू नो, कंप्लायंस के हेड भी बैठे होंगे, क्योंकि इट्स अ कलेक्टिव थिंग। द शामियाना ब्रांड लगता है उस वक्त पूरा, कह सकते हैं, सब हाँ, बुलाया जाता है। बोर्ड रूम में। पर ये कि क्योंकि एक नई एजेंसी की डिसीजन बड़ी है और आपकी ब्रांड बिल्कुल रिपोजिशन होने जा रही है, सो वहाँ पे हमने कहा ये तो ऑडियंस तो सो जाएगी यहाँ तक, तो हम क्या करें। एक पिच इज लाइक अ वेरी बैड फर्स्ट डेट। या क्या आप एक इंसान गए कहीं पे Unexpected, किसी से, और आप सिर्फ अपने बारे में बातें करे जा रहे हैं, तो दूसरा क्या सोचेगा यार। क्या, और आपका काम उनको सिखाना तो नहीं है ना, आपका काम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। तो जब आप when you keep the audience in mind, then you do stuff like this। तो फिर we figured this out कि अच्छा हम एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो बहुत रन ऑफ द मिल होगा, राइट, और खूबसूरत सी हम उर्दू लिखेंगे उसमें, पर वही करेंगे जो सारे बैंक कर रहे हैं, और वो हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम फाड़ देंगे। एंड देन हम कहेंगे कि भाई आप तो ये डिजर्व नहीं करते, आप बहुत इससे बेहतर बहादुर काम डिजर्व करते हैं, बिकॉज आप ये। रास्ता हर बार मिलता नहीं, बनाना पड़ता है आगे जाने के लिए। पर फनी बात ये है बॉम्बे के, जब कुछ सालों बाद मुझे एक और हमारी एक्स क्रिएटिव डायरेक्टर थी, अभी वो भी इंडस्ट्री में नहीं है, she called me one day and she said I pulled an Athiya Zaidi today and I'm like what does that mean? इसका बात का मतलब क्या है, ये तुमने किया क्या? सर मैं भी एक पिच में गई, मैंने कॉन्सेप्ट लिखा और मैंने फाड़ दिया, एंड हम सोचे वो हम पिच जीत गए। मुझे बताएं 2024 के इलेक्शन में आप लोगों ने वोट किस किस को डाला? अतिया आप बता सकते हैं? यू कैन कास्ट वोट अतिया। Of course, can yeah. cast. I'm a Pakistani citizen. Why can't I cast vote? नहीं, Why do you ask that? नहीं, इनको इम्यूनिटी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इनको मिली हुई है ना। हाँ, तो वो किसी और मुल्क में होती है, अपने मुल्क में नहीं होती। जो इस वक्त लोकल अवार्ड्स हो रहे हैं अतिया, उसके ऊपर बहुत एक मैं कहूँगा कि जाहिर सी बात है लोग उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, सब कुछ है, पर बहुत एक गम और गुस्सा भी पाया जाता है एक खास सेगमेंट में। उनका ये कहना है कि बहुत अच्छे काम के साथ बहुत सारा मीडियोकर काम भी जो है वो उसको भी आप मेडल पहना देते, जिसकी वजह से वो जो अच्छा काम है जो वाकई तारीफ के लायक है वो जाहिर सी बात है। सो हाउ डू यू सी, आई मीन आई थिंक एफीज इज द ओनली अवार्ड इन पाकिस्तान जो कि ग्लोबल एक स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है सारी चीज़ें, बट द रेस्ट ऑफ द आर यू हैप्पी, आर यू ओके, या आपको लग रहा है कि व्हाट डू यू थिंक? बहुत तो सितारा इम्तियाज भी सितारा इम्तियाज नहीं रहा। जी तो ठीक है। वो ताहिर साहब ने कहा था कि अब तो जिसको मिलता है वो मुंह छुपाता है। एक जमाने में किसी को निशान इम्तियाज मिलता था तो लोग उसकी दावतें करते थे।
अब इस मुल्क में निशान इम्तियाज का म्यार ऐसा हो गया है जी। कि वो बेचारा जो जिसको मिलता है वो छुपता छुपाता फिरता है। लेकिन हाँ, मैं भी शयाद को सही मिला था वैसे। आई एग्री, सही मिला। She's amazing. बिल्कुल, It's yeah. fantastic. मैं भी शायद अवार्ड्स का मतलब होता है कि एक्सीलेंस इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस, एक्सीलेंस इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, चाहे वो स्ट्रैटेजी अवार्ड हो, ये सब चीज़ें एक्सीलेंस मांगती हैं। तो ये क्राफ्ट बेहतर करती हैं, ये लोगों को सिखाती है अच्छा है। इस जब एफी अवार्ड नहीं होता था, कितने लोगों को केस सबमिशन करनी आती थी, नहीं आती थी। और सीधी सी बात ये है कि जब आप अवार्ड सबमिट ही नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे कैसे? आपको ऑस्कर्स में भी फिल्म सबमिट करनी होती है, उस पर आप लॉबी भी करते हैं, आप सब करते हैं, बिकॉज तभी तो आप वो जीतने के काबिल होती है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने इतना अमेजिंग काम दुनिया में किया तो खुद कोई कहेगा ओ इसको अवार्ड मिलना चाहिए। ग्रीवियंसेस होंगी सबकी, क्योंकि हारना सबको बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है। डोंट लाइक लूजिंग, किसको अच्छा लगता होगा हारना, राइट? बट अगर आप हारें तो आप ये तो देखें कि वहाँ रीजंस क्या थे। हाँ, जी अतिया बीबी के बारे में काफी लोग कहते हैं कि जब ब्रीफ आती है एक्चुअल में कुछ सेल करना होता है तो आप लोग शट डाउन कर देते पूरा ऑफिस। ऐसा तो नहीं है। ठीक है, जितने मुंह उतनी बातें, जिसका जो दिल में आए कहे। हम न्यूटेला नहीं है, नॉट एवरीबॉडी वुड लव अस। योर अपॉर्चुनिटी टू दिस इज इन अ वे अ स्पोर्ट, ये गेम नहीं है। लेकिन लोग ये बोलते थे कि यार आप लोग तो सिर्फ अवार्ड जीत रहे हैं, तो भाई आप भी जीत लें, किसने रोका है? तो इस लाइक कि मैं फुटबॉल खेलनी है पर मैंने अपनी गली में खेलनी है। मैं अब फुटबॉल खेलनी है और मुझे पता ही नहीं है कि यूरो कप क्या है, या ला लीगा क्या होता है, या वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है। और यही अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री का हाल है कि किसी को नहीं पता कि क्लियो अवार्ड क्या है, राइट? यानी आपको नहीं पता DNAD क्या है। आप ही की इंडस्ट्री है ना वहीं पे। तो जब आपका काम मुल्क से बाहर जाता है, ग्लोबल लेवल पे आता है, चाहे आप जीते ना जीते, आपका पाकिस्तान से काम तो दिख रहा है ना, राइट? वो हो सकता है कोई क्लाइंट बैठा होगा जो उसने वो काम देखा और वो कहेगा यार पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, हमें नेक्स्ट वहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए। इट इज़ अ वे टू डू योर कंट्रीज मार्केटिंग, राइट? टू शो कि कितना ज़बरदस्त टैलेंट यहाँ पे, कितनी अच्छी ब्रांड्स यहाँ बैठी हुई हैं। और सिर्फ एजेंसीज के लिए नहीं होता, इट्स फेम ब्रिंग्स मोर बिजनेस to not only to you but to the country. It brings next job opportunities for your clients. वो client जो लिखते हैं कि मैंने ये award जीता है, उनके CV को ऊपर एलिवेट करता है, उनको आगे जॉब्स देता है, so why is it a bad thing? Like हमारे ऊपर ये बहुत लोग बोलते हैं कि यार आप तो सिर्फ अवार्ड्स का काम करते हैं, like के अलावा हम बहुत बिल्कुल कंप्लीटली कमर्शियल काम भी करते हैं, राइट? यानी इन द सेंस हम इजी पैसा पे काम करते हैं, हम शान पे काम करते हैं, हम MG पे काम करते हैं, हम डिपिट पे काम करते हैं, हम लेस पे काम करते हैं, हम पेप्सी के बेवरेजेस पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा काम करते हैं, स्टिंग पे काम करते हैं। अब इनमें और हमारी तो यहाँ पे भी हर वक्त कोशिश होती है, हर इस पोर्टफोलियो पे भी, कि हम MG पे भी ऐसा काम करें कि हम किसी अवार्ड में सबमिट कर सकें। अदनान देख लें आप देख लें, मैं सुन रहा हूँ। शान की कितने प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने कर दिए? अभी लास्ट भी हमने किया, 4 साल से हम काम कर रहे हैं शान। डॉक्टर भो के बारे में बताया? हाँ, पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि इतनी सारी लड़कियां, और हमारी लड़कियां बहुत काबिल हैं। अगर हम रिजल्ट उठा के देखें तो मैट्रिक बोर्ड हो या इंटर बोर्ड हो या A levels हो, लड़कियां टॉप करती हैं, वो फोकस्ड होती हैं, पोजीशंस उनकी आती। तो क्योंकि वो फोकस्ड होती हैं, पढ़ाई में अच्छी होती हैं, तो वो उनके एडमिशंस हो जाते हैं मेडिकल में, पर फिर उनकी शादियां हो जाती हैं और वो डॉक्टर बहू बन जाती हैं। किचन की खिदमत में गुजारेगी। मेरे मरीजों की सेहत मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। इसके किचन में रोज क्या पकेगा, यही इसकी अव्वलीन तरजीह होगी। और वो डॉक्टर नहीं रह पाते हैं क्योंकि यानी ये अभी तक एक इकोसिस्टम का प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व नहीं कर पाए बहू बनने के लिए। तो उससे है ये प्रॉब्लम कि हर डॉक्टर पे 1500 पेशेंट हैं एवरेज। रिश्ता डॉक्टर का चाहिए पर उससे काम नहीं कराना। और ये बात सिर्फ ये नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट की होती है कि मैं आज नौकरी छोड़ दूँ तो किसी की सेहत पे कोई लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं एडवर्टाइजिंग करती हूँ, राइट? पर आप डॉक्टर नौकरी छोड़ दे, उसका मरीज़ लिटरली मर जाएगा। और उससे हो ये रहा है कि जब इतने हर साल इतने डॉक्टर्स बन रहे हैं जिसमें ख़वातीन ज़्यादा हैं, आदमी कम हैं, और फिर वो ख़वातीन जॉब नहीं करती। सो अब हमारा वो पाकिस्तान जो मेडिकल एसोसिएशन है, उनके नंबर्स के साथ 2022 में दे सेड कि 77% प्रैक्टिस नहीं करती। 36 आवर्स की ड्यूटी होती है डॉक्टर की जब तक कि वो अपनी हाउस जॉब कर रहा होता है, राइट? 36 आवर्स के बाद वो घर जाए और उसके ऊपर ताने हों
या उसको कहे कि अब आओ तुम रोटियां बनाओ या तुम खाना बनाओ या अब तुम ससुराल को देखो, और तुम तो अभी तो तुम ऑफिस आई हो, वो बेचारी सोई नहीं है, 36 घंटों से खड़ी हुई है, और फिर आप सा ये हो। फिर आप मुझे दूसरा बताएं, अब उसके बच्चे होते हैं, तो हमारे पास 24 घंटे के डे केयर सेंटर्स नहीं है। कौन माँ अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के जाएगी कि ठीक है तुम कर लो, अनलेस, और ख़ास तौर पे कि घर वाले उसको बार बार या सोसाइटी उसे बार बार ये कह रही हो कि तुमने अपनी जॉब प्रायोरिटाइज़ की और तुमने अपने बच्चे प्रायोरिटाइज़ नहीं किए। मॉम गिल्ट इज़ अ रियल थिंग। आप एक मदर की गिल्ट रियल होती है। लाइक मैं शूट्स पे जाती थी मुल्क से बाहर, तो मैं जब होटल जाती थी ये रूम में, तो मैं तो बहुत रोती थी कि ये तो मेरे बच्चों का टाइम है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ यहाँ पे। फिर यार मेरे मियाँ ने मुझे समझाया, तुम पागल हो, तुम जाओ बाहर घूमो, बच्चों को तो कुछ नहीं हो, देखो यहाँ पे छलांगे मार रहे हैं, वो तो खुश हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है। डेफिनेटली देयर इज थिंग्स दैट आर लूजिंग आउट। और मैं नहीं कहती कि हर औरत को नौकरी करनी चाहिए, आपकी जो मर्जी हो करें, पर एक लड़की डॉक्टर बनती कितनी मेहनत मशक्क़त कुर्बानियों के बाद है, अपनी पर्सनल, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौम का पैसा नहीं है जी। उसने वो शादियों में नहीं गई, वो दावतों में नहीं गई, उसने कोई सोशल लाइफ नहीं बनाई क्योंकि उसको पढ़ना है। आसान काम नहीं है। वो लड़कियां जो कभी खून देख के बेहोश हो जाती थी, वो बॉडीज डाइसेक्ट करती हैं। देयर इज़ अ लॉट दैट इट टेक्स, एंड हम उसको इस बात देके इतना छोटा कर देते हैं कि तुमने तो सीड ज़ाया कर दी। वो सीड ज़ाया नहीं किए उसने अपने बहुत घंटे भी लगाए। तो अगर आप डॉक्टर से शादी कर रहे हैं तो फिर आप उसके साथ, अगर वो जॉब करना चाहती है, फिर आप उसके करियर में साथ खड़े हों, पर लेट हर बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दैट इज अ बिग सरमन ऑफ माइन। फाइनेंशियल फ्रीडम ये बहुत ज़रूरी है। आज तक हमारे भाइयों के और उनके CNIC के ऊपर, अब्बा के CNIC पे बैंक अकाउंट खुल रहे होते हैं। अतिया, आपने एक फिल्म लिखी थी। हाँ, बहुत अरसे पहले। बड़ी अच्छी फिल्म, जबरदस्त। मुझे पता है उमर आदिल अगर आपके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि अतिया मेरे लिए एक और फिल्म लिख दे और आप नहीं बनाऊंगी, तो आपका जवाब क्या होगा कि नहीं, मैं किसी और डायरेक्टर के साथ जाऊंगी? या नहीं, मैं बिल्कुल लिख दूंगी, पर मेरे पास वक्त ही नहीं होता। ये बात हम करते रहते हैं हर वक्त। कल रात में मेरी बात हो रही थी उनसे शाम में, तो तब भी यही था कि आप बिलेंगी बैठेंगी तो हम कुछ करते हैं। पर अभी ऑलरेडी मेरे पास 2 हैट्स हैं, मैं क्रिएटिव भी हूँ और मैं CEO भी हूँ। एंड ऑनेस्टली राइटिंग इज़ अ वेरी लोनली जॉब। एक मुश्किल काम है अकेले बैठ के करना होता है आपको, वेरी पेनफुल। बट मैं बस रिटायर हो जाऊंगी उसके बाद। नहीं, अभी तो वो वक्त तो इतना मेरे ख्याल से दूर है अभी। अतिया, आप क्रिएटिव की हैट उतारने का प्लान कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? No, I think it brings me so much joy जब आप किसी एक प्रॉब्लम का हल निकाल देते हैं और अपनी टीम की हेल्प कर देते हैं। देखें, चाहे ना भी हो ना आपके पास हैट, और बहुत से लोग ने नहीं पहना, ताहिर खान ने नहीं पहना, पर वो क्रिएटिव हैं, राइट? इम्तिसाल अब्बासी क्रिएटिव हैं, वो क्रिएटिव का हैट नहीं पहनते। इमरान सैयद क्रिएटिव हैं, वो क्रिएटिव का हैट नहीं पहनते। पर क्योंकि आपकी माइंड इस तरह है, तो आप वो जब वो लोग इन मीटिंग्स में जाते हैं तो वो फॉरन सॉल्यूशंस दे सकते हैं, राइट? आप वो सिर्फ बातें करके नहीं आते क्या है, दैट इज़ अ थिंग। पर इट ब्रिंग्स मी अ लॉट ऑफ जॉय, you know, creative work still brings me happiness, and I think it also helps where I can be useful. एक दफा ना दानव अनवर साहब के पास बैठे हुए थे, उनके एक इवेंट के लिए उनको हमें चाहिए थे कि एज MC हमसे रिक्वेस्ट करने गए थे। तो मेरा ये आइडिया था कि आप MC तो हैं, बट साथ में जो इनवाइट है ना अतिया, वो आप लेटर अपने नाम से लिख के खुद इनवाइट करेंगे, ठीक है? तो कहने के अच्छा ठीक है, मैं लिख दूंगा ये वो। फिर मैंने उनको बताया कि पिछले साल यही काम ज़िया मुहिउद्दीन साहब ने किया था, लेकिन ज़िया मुहिउद्दीन का एक बहुत छोटा सा रोल था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आया था। तो मुझसे कहते हैं ज़िया सॉरी I had no idea कि this is going there. Like really. मुझे अदनान को सुनाना था अकेले में, सॉरी, यहाँ बैठे हुए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले एपिसोड लंदन में। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। सॉरी अतिया, Really? That's what it come to.